मैं हूं नगमा और मेरे साथ आज दो मेहमान इस बात पर चर्चा करने के लिए हैं कि ब्रिक्स जो समूह है उसकी अब क्या रेलेवेंस है और उसमें जो देश शामिल हैं उनके बीच में किस तरह का टकराव है। ये 2001 में उन्होंने आइडिया दिया था, लेकिन 2009 में ये आइडिया फाइनली एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग के रूप में उभरा जी, और पहला समिट हुआ। तो ये जो टैरिफ का युद्ध चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच, वो सिर्फ टैरिफ तक नहीं है, उसमें दूसरे मुद्दे भी हैं, उसमें दलाई लामा जैसा मुद्दा भी शामिल है। तो इस समय एक हम इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल टकराव देख रहे हैं चीन और अमेरिका के बीच में। तिब्बत रिजॉल्व एक्ट बोलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो तिब्बत, दलाई लामा और तिब्बतन कल्चर है इसके बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल एलोकेशन कर देना चाहिए। नमस्कार, आप जुड़े हैं ORF हिंदी के साथ और देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नगमा और मेरे साथ आज दो मेहमान इस बात पर चर्चा करने के लिए हैं कि ब्रिक्स जो समूह है वो उसकी अब क्या रेलेवेंस है और उसमें जो देश शामिल हैं उनके बीच में किस तरह का टकराव है। दूसरे, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स पर अब नया टैरिफ लगा रहे हैं और क्या ब्रिक्स के देशों के बीच सब चीज़ ठीक है, क्या अमेरिका के लिए एक नई चिंता का कारण बना हुआ है ब्रिक्स। साथ ही मामला दलाई लामा का भी है। तो अमेरिका, भारत और चीन के बीच जो तनाव हैं उसमें टैरिफ भी एक मुद्दा है, लेकिन साथ साथ मुद्दा है दलाई लामा का भी। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कल्पित मानकेकर और अतुल कुमार जो फेलो हैं ORF में नेशनल सिक्योरिटी और चाइना स्टडी के। दो मुद्दे या सब मुद्दे आपस में मिले जुले हैं। कल्पित और अतुल, आप दोनों ही इस मामले में जानकार हैं और आप दोनों की इस पे अपनी अपनी समझ होगी। पर अगर मैं ब्रिक्स से शुरू करूं, अतुल, तो ब्रिक्स एक संगठन के तौर पे शुरू हुआ था जिसमें कई महाद्वीप, 2 महाद्वीप शामिल थे, कई देश शामिल थे। वो थोड़ा बढ़ा है अब, लेकिन हाल में ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह की नाराज़गी नज़र आई कि वो एक नया टैरिफ लगाने वाले हैं ब्रिक्स के देशों पे, 10% टैरिफ की घोषणा उन्होंने कर दी है। तो ये क्या संकेत देता है? क्या ब्रिक्स एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है अमेरिका के लिए? अमेरिका क्या ब्रिक्स से डर रहा है? क्योंकि ब्रिक्स का जब वो गठन हुआ था तब अमेरिका की चिंता नहीं थी ये, लेकिन अब ये सारे देशों पर वो लग रहा है, ट्रंप का कहना है कि ये एंटी अमेरिका है, ये उनके ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है उसके खिलाफ जाता है। तो क्या खतरा ब्रिक्स पेश कर रहा है अमेरिका के सामने? धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि ब्रिक्स जो है, हालांकि शुरू हुआ था एक आइडिया से, इकोनॉमिक आइडिया से। अब बहुत ही एक जिम ओनिल करके अर्थशास्त्री हैं, उनका आइडिया था कि 4-5 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उसका एक उन्होंने ग्रुप बनाया था कि ये आगे चल के बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे जी। ये 2001 में उन्होंने आइडिया दिया था, लेकिन 2009 में ये आइडिया फाइनली एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग के रूप में उभरा जी। और पहला समिट हुआ। अभी आज की तारीख में क्या है कि अब ब्रिक्स बना जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया इसको 2011 में, वहाँ से फिर ब्रिक्स प्लस बना 2024 में, इसका विस्तार हुआ तो ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, बाकी देश भी जुड़े हैं। इस साल फिर से ब्राज़ील के समिट में इंडोनेशिया भी जुड़ चुका है। तो एक तरह से अगर आप ब्रिक्स को देखें तो दुनिया के 55% पॉपुलेशन इसमें भी सम्मिलित है और 40% ग्लोबल इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आर्थिक रूप से ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। जी, जी। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके जो मेंबर्स हैं, चाहे ये रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, ये सब आगे चल के बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जी को जो उनका जो भय है वो ये है कि डॉलर की जो डोमिनेंस है, सारी दुनिया का जो ट्रेड होता है वो डॉलर से होता है। और ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, चाहे वो ईरान हो या रशिया हो, इसमें बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर अमेरिकन इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं। और सैंक्शन लगने का मतलब है कि ये जो ग्लोबल जब ट्रांसफ़र है, मनी ट्रांसफ़र है, इससे ये अलग हैं।
तो ये अपना एक अलग करेंसी बनाने की दिशा में बात कर रहे हैं, अलग पेमेंट की दिशा में बात कर रहे हैं। और जिसमें कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो आपस में कारोबार कर सके। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप को ये डर रहा है और उन्होंने बार बार कहा है कि अगर आप डॉलर के ऊपर अपनी करेंसी को डालेंगे तो डॉलर को खतरा है, और इसलिए हमने ट्रेड लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। लेकिन ये टैरिफ जो है, जैसा कि चाइना ने भी कहा कि ये टैरिफ किसी का कोई भला नहीं करता, और हमने देखा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के अनाउंसमेंट करते हैं फिर वहाँ से पैर पीछे खींचते हैं। तो कितनी गंभीरता से उनकी इस बात को लिया जाएगा कि या ये भी एक तरह की खोखली धमकी साबित होगी, या ब्रिक्स देशों को कितना बड़ा डर रहेगा इसका कि 10% टैरिफ और लगा देगा अमेरिका, क्या उससे ब्रिक्स का नुकसान होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक के रूप में टैरिफ का यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने हर देशों पे 10% बेसिक टैक्स लगाया गया। बाकी देशों को बड़े बड़े टैक्स की धमकी देके वो नेगोशिएट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ये तो है ही। बाकी ब्रिक्स की जो डॉलर डोमिनेंस है उसकी एक उनकी जो चिंता है, उससे उन्होंने धमकी दी थी कि अगर कोई भी ब्रिक्स का मेंबर अमेरिका के हितों के खिलाफ जाएगा तो उसके ऊपर वो एडिशनल टैक्स लगाएंगे। और आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट लूला जो ब्राज़ील के हैं, उन्होंने थोड़ा मतलब प्रोएक्टिवनेस दिखाया। उन्होंने तो काफ़ी पलटवार किया है, हाँ। और कहा है अगर आप लगाते हैं तो फिर हमारे पास भी भी लगाएंगे। रास्ता है, हम भी लगाएंगे, जो कि पहले के देश भी कर रहे हैं, तो मानने को तैयार है नहीं ये देश। ये है कि जब ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, अगर इसमें सब देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाएंगे तो फिर तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबका धीरे धीरे मतलब नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से शुरू में तो ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक था, लेकिन अब ये धीरे धीरे एक चुनौती और एक समस्या बनता जा रहा है। और समस्या ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनका मेन जो टैरिफ का थ्रेट था वो चाइना के ऊपर था। आज की तारीख में यूएस और चाइना के बीच में इतने डीपर नेगोशिएशन चल रहे हैं कि अब चाइना उनके लिए मतलब टैरिफ लगाना चाइना के ऊपर एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि चाइना ने फिर पलटवार किया है और जितने भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनको देना बंद कर दिया है। जी। जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनके मतलब अगर मैग्नेट खरीदना है चाइना से तो इतने सारे डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है कि अभी मतलब ट्रंप साहब खुद व्यवस्था में फंसे हुए हैं कि क्या करें, मतलब कैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच में सामंजस्य बिठाएं। और इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, उसमें कल्पित आपको क्या लगा कि जो ब्रिक्स में देश शामिल हैं, अब ब्रिक था, ब्रिक्स बना, उसके बाद ब्रिक्स प्लस हो गया, लेकिन मेनली अगर हम रशिया, चाइना और भारत की बात करते हैं तो चाइना और भारत में एक टकराव जो है वो कई मुद्दों पर रहा है। हमारे पड़ोसी हैं, सीमा को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर टकराव है। तो ये जो तनाव है वो इस संगठन पर भी असर डालता है, और हमने ये भी देखा कि भारत के लिए सिर्फ ब्रिक ही नहीं था, क्वाड भी है। तो अभी भी ब्रिक्स भी था, क्वाड भी है, तो अमेरिका के भी काफ़ी नज़दीक गया भारत। और उस नज़रिए से देखें तो रशिया और चाइना का गठजोड़ और मजबूत हुआ है। तो रशिया जिस तरह से रीजनल बैलेंसर का रोल प्ले करता रहा है यहाँ पर भारत और चीन के बीच में, उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? नगमा, हमें ये सोचना चाहिए कि अब ब्रिक्स का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, जॉइंट कम्युनिके आया है, तो उसमें से भारत को कितना फ़ायदा हुआ है। तो दो चीज़ें हैं इसमें कि पहली बात तो ये है कि जो जॉइंट कम्युनिके है उसमें टेररिज्म के ऊपर काफ़ी सारे संदर्भ है जो हमें बेनिफिट करते हैं। सेकंड चीज़ है कि आप देखिए कि बोथ रशिया एंड चाइना, इन्होंने दे हैव टेकन अ पोजीशन इन द कम्युनिके रिगार्डिंग जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं कि उनका विस्तार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। और अगर ये पहल आगे जाती है तो कहीं ना कहीं आगे जाके इंडिया को यूएन सीट मिल सकती है। सो आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने एक रायसीना में एक बात बोली थी दैट इंडिया शुड अलाइन विथ डिफरेंट ग्रुपिंग्स एज एंड व्हेन इट सूट्स देयर इंटरेस्ट्स। सो ये इंटरेस्ट की बात है, हमारे हित की बात है। तो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात अक्सर होती है, उसमें हम देखते हैं कि इंडिया के केस में बल्कि मल्टीपोलर अलायंसेस के ऊपर इस समय फोकस है। ब्रिक्स है तो क्वाड भी है, लेकिन इसमें जो ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस
रखा है भारत ने, इससे भारत को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान आपको दिखता है? जैसे अगर आप सिर्फ ब्रिक्स में ही नहीं हैं, आप क्वाड में भी हैं, आप अमेरिका के नज़दीक भी जाते हैं, तो इधर रशिया चूँकि पश्चिमी देशों से उसकी दूरी बहुत बड़ी है, उस नज़रिए से देखें तो ये नहीं कि भारत सिर्फ रूस के साथ है या भारत सिर्फ अमेरिका के साथ है। भारत अपने हित देखकर अलग अलग जगह पे अपने गठबंधन कर रहा है। वो भारत की पोजीशन को वो किस तरह से, क्या फ़र्क पड़ा है उससे? देखिए, इसमें ना 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि ब्रिक्स एक प्लेटफ़ॉर्म भी है, जहाँ पे हर साल ये जितने भी लीडर्स हैं मिलते हैं, तो इनको हर साल मतलब एक-दूसरे से समस्याओं को बात करने का, सुलझाने का भी अवसर मिलता है। पिछले साल कज़ान में जो 2024 में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले थे। और तब से जो मतलब हल्का-फुल्का जो रैप्रोचमेंट शुरू हुआ है भारत और चाइना के बीच में, तो वो ब्रिक्स एक मीटिंग बहुत कारगर साबित हुआ है। ठीक है? अब समस्या ये है कि रशिया, जैसे आपने कहा कि कितना मतलब इफ़ेक्टिव रीजनल बैलेंसर रहा है, तो ग्रेजुअली उसकी जो प्राथमिकता है वो धीरे-धीरे बदल रही है। अभी समस्या ये है कि रशिया एनर्जी के एक्सपोर्ट्स के मामले में चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है। और अभी जो रशिया का जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है या फिर उसका जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें चाइनीज़ सामानों की भरमार है, क्योंकि रशिया को बाहर और कहीं से कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा। तमाम तरह के प्रतिबंध हैं, हाँ, सैंक्शंस। प्रतिबंध है और पैसे की भी कमी है, तो इसलिए वो धीरे-धीरे उसकी जो डिपेंडेंस है, वो चाइना पे बढ़ती जा रही है। तो भारत के लिए ये किस तरह से असर डाल रहा है अब भारत पर? ये है कि अभी रक्षा मामलों में अभी तक हमने कोई मतलब बदलाव नहीं देखा है। अभी तक जो भी मतलब रक्षा संबंधी जो प्रोडक्ट हैं वो भी आ रहे हैं और रशिया ने थोड़ी सी बैलेंस वहाँ पे बनाए रखी है। लेकिन अब ये बैलेंस कितनी आगे तक जाएगी, इसके बारे में कहना मुश्किल है। और एक जो हम ब्रिक की बात कर रहे थे कि क्या हासिल हुआ इस बार, या ब्रिक्स संगठन जो है, सम्मेलन जो है, थोड़ा इस बार फीका भी लगा कि कुछ नेताओं की मौजूदगी उसमें नहीं रही। उस हिसाब से इसका जो रेलेवेंस है या जो उसका सिग्निफिकेंस है, वो कैसे देखते हैं आप? है बना हुआ या कुछ कम हुआ है? कई तरह के इस तरह के संगठन हैं, या ट्रम्प जिस तरह से ब्रिक्स को एक ख़तरे के रूप में मान रहे हैं, ट्रम्प को डर है ब्रिक्स से और वो टैरिफ लगा रहे हैं ब्रिक्स देशों पर, उससे तो ये लगता है कि इनका इकोनॉमिक हेफ्ट जो है वो बड़ा ही है कि अमेरिका डर रहा है अब इसको लेकर। देखिए नगमा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि इस साल ब्रिक्स में शी जिनपिंग नहीं आए। अब इसका काफ़ी सारा आकलन हुआ है, बट चीन में अभी ऐसा एक हमें ये दिख रहा है कि शी जिनपिंग के प्रायोरिटीज़ अलग हो गए हैं जी। तो वो भी काफ़ी सारे अपने जो पॉलिट ब्यूरो है, उनके जो इनर सर्कल है, उनको डेलीगेट कर रहे हैं काम। तो हमको वो उस संदर्भ में भी देखना चाहिए। ही इज़ ट्राइंग टू बिकम अ लिटिल बिट ऑफ अ एल्डर, लाइक अ प्रेसिडेंट एमेरिटस, क्योंकि उनको सक्सेशन प्लान भी देखना है आगे। दूसरी बात है अमेरिका का जो एक, आप देखिए अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें एक काफ़ी एक सेंटिमेंट रहा है जहाँ पे देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ डिक्लाइनिज्म कि हम नीचे जा रहे हैं। तो उसमें एक जो रिएक्शन होती है कि फिर अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि ऊपर कौन उभर रहा है, तो फिर मैं उनको सिग्नल करूंगा कि देखिए आई कैन ट्राई टू कॉम्बैट यू, आई कैन ट्राई टू कर्ब योर राइज। तो हमको ये जो ट्रम्प के टैरिफ का जो थ्रेट है, हमको उस संदर्भ में देखना चाहिए। अगर मैं कुछ ऐड कर पाऊँ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे अगर आप देखें शी जिनपिंग को, तो 2023 में लूला जी ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद दूसरा जो दौरा उन्होंने किया बाहर जाने का, वो सबसे पहले उन्होंने पेइचिंग ही पहुँचे। एक सप्ताह रहे वो, उस 2023 में शी जिनपिंग से मिल के आए। फिर पिछले साल नवंबर 2024 में शी जिनपिंग G20 की मीटिंग में ब्राज़ील गए, तो वहाँ भी मिले वो। फिर इस साल मई में सीलैक की मीटिंग की, लैटिन अमेरिकन कंट्री और चाइना का, तो उसमें फिर लूला जी आए तो शी जिनपिंग से मिल के आए। तो अब हर साल मिल रहे हैं ना, तो शी जिनपिंग को भी लगता है कि अब मतलब क्यों जाना, कुछ जूनियर्स को भेजें, तो इसलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा। तो मतलब उनको ये एक तरह से सुरक्षा की भावना है कि पता ही है दोनों देशों के बीच में क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय वो शामिल हो, तो उन्होंने अपनी जूनियर को वहाँ पर भेजा है। तो अब ब्रिक्स की हमने बात की और ट्रम्प को किस तरह से ब्रिक्स का खतरा है इसकी हमने बात की। एक चीज़ और दिख रहा है कि
अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर है उसमें ये सिर्फ टैरिफ तक सीमित है या मामले और भी हैं? जैसे रीइंकार्नेशन ऑफ दलाई लामा, उनका सक्सेसर चुना जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, जो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इसके बड़े सीरियस जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, असर हैं। अमेरिका का उनके जन्मदिन पर बधाई देना, उससे चीन तिलमिला गया। तो अमेरिका की पॉलिसी दलाई लामा को लेकर इस वक्त बदली है थोड़ी, या वो क्या सिग्नल कर रहे हैं? वो एक बड़ा मुद्दा है चीन और अमेरिका के रिश्तों के बीच में इस समय। देखिए, अमेरिका के आप अगर कानून देखें, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू तिब्बत, तो काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट 2 दशकों से अमेरिका ये सिग्नल कर रहा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं तिब्बत के मुद्दे को लेके दलाई लामा और उनके चुने हुए जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है इंडिया में, तो उनको लेके कोई बातचीत चालू करे। तो ये उनका रुख रहा है। एंड आपको शायद याद होगा, लास्ट ईयर उन्होंने एक तिब्बत रिजॉल्व एक्ट पास किया था। जी जी। अब उसमें 3 मुद्दे हैं, ब्रॉडली 3 मुद्दे हैं। कि पहला मुद्दा है कि उन्होंने ये फिर से दोहराया है कि द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल विथ द टिबेटन रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा है कि दलाई लामा के जो उत्तराधिकारी है, ये 14वें दलाई लामा है, तो उनके जो 15वें दलाई लामा होंगे, जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ दलाई लामा डिसाइड करेंगे। और उनके चुने हुए जो अभी एक ट्रस्ट है, वो जिन्होंने अभी खोज चालू की है, कि इनके पास ही सोल अथॉरिटी होगी। और तीसरी बात है कि अमेरिका ये बोलता है कि अमेरिका का जो ये कानून है, ये बोलता है कि मल्टीलैटरल एफर्ट्स होने चाहिए, विश्व भर जो एक पहल होनी चाहिए कि ये जो तिब्बत का मामला ये सुलझ जाए। तो उसको लेके टैरिफ और ये जो टैरिफ है ये काफ़ी इकोनॉमिक है, मगर ये जो तिब्बत का जो इशू है, तिब्बत का जो इशू है, हाँ, तो कहीं ना कहीं नगमा ये सॉल्व होना चाहिए, इसलिए अमेरिका पहल कर रहा है। पर क्या उसकी पॉलिसी में कोई शिफ्ट है, वाशिंगटन की पॉलिसी में? जैसे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कुछ 6.5 या 6.8 मिलियन डॉलर जो तिब्बती रहते हैं बाहर में, उनके लिए भी दिया, जिस पर कि जो एग्जाइल गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उसके जो हेड हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये बहुत वेलकम उसका किया है, और कहा कि एक बीच में थोड़ा ऐसा लगता था कि साथ नहीं दे रहा है वाशिंगटन, लेकिन कुछ पॉलिसी में शिफ्ट है। और मार्को रूबियो ने भी जिस तरह बधाई दी दलाई लामा को अभी उनके जन्मदिन पर, उससे भी चीन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। पर अमेरिका का रोल आप इसमें, और ये अमेरिका और चीन के बीच में कितना बड़ा इरिटेंट बना हुआ है इस समय, सिर्फ इकोनॉमिक इशू या टैरिफ का इशू नहीं है, दलाई लामा का जो इशू है वो चीन के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है। बल्कि वो तिब्बत को तिब्बत नहीं कह के उसका जो चीनी नाम है उससे ही बुलाते हैं हमेशा, ज़ीज़ैंग। या तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप बैक ऑफ कीजिए। तो वो किस तरह प्ले आउट करेगा यहाँ पर? जो दलाई लामा ने जिनको चुना था पांचन लामा के तौर पे, चीन ने 1995 में अबडक्ट कर लिया। अमेरिका ने ये बार बार कहा है कि आप दिखाइए, पब्लिक में नहीं नज़र आए हैं वो पांचन लामा पिछले 6-7 सालों से। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं, इस पर अमेरिका क्या दबाव बना रहा है, क्या बना सकता है, अगर अमेरिका चीन की बात की जाए पहले तो? हाँ, सो नगमा देखिए, पहली बात तो ये है जो पैसा अब एलोकेट हुआ है, कहीं ना कहीं एक पहल है कि अमेरिकन लॉ जो है, अमेरिकन कानून जो है, वो बोलता है कि फॉर एग्जांपल तिब्बत रिजॉल्व एक्ट बोलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो तिब्बत, दलाई लामा और तिब्बतन कल्चर है, इसके बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल एलोकेशन कर देना चाहिए। तो दिस इज़ मैंडेटेड बाय लॉ। तो और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ था, और मतलब जो प्रशासन है अभी फ़िलहाल का प्रशासन है, वो इसको आगे लेके जा रहा है। तो वो है। सेकंड मुद्दा आपने जो रेज़ किया इज़ अबाउट द पांचन लामा।
तो पंचन लामा के संदर्भ में तो काफ़ी क्लियर है कि एक 6 साल का शिशु जब उनकी नियुक्ति हुई एज मतलब उनका जो सिलेक्शन हुआ एज द पंचन लामा, तो नॉट जस्ट मतलब वो 6 साल का शिशु और उनका पूरा परिवार गायब हो गया। जी जी। अब इस संदर्भ में जो दलाई लामा हिज होलीनेस है, उन्होंने एक चीज़ कहा है कि इनका जो रीइंकार्नेशन होगा, जो उनका जो उत्तराधिकारी होगा, ही विल बी बॉर्न, उनका जो जन्म होगा वो स्वतंत्र दुनिया में होगा। अब ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो टिबेटन मूल का नहीं होगा। तो वो कहाँ होता है वो तो सिर्फ वही तय कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं इससे जब भी इनकी उत्तराधिकारी की नियुक्ति होगी जी, तो उस वहाँ से संघर्ष काफ़ी बढ़ सकता है। तो वो है। तो ये जो संघर्ष अभी बढ़ रहा है दलाई लामा को लेकर भी, अगर उसको हम जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें चीन, भारत और अमेरिका तीनों इन्वॉल्व हैं। अतुल, आप इसे कैसे समझ रहे हैं? इस वक्त में चीन बार बार ये कहता है कि उसको ही अधिकार है कि दलाई लामा को वो तय करे कौन होंगे अगले दलाई लामा। दलाई लामा का कहना है कि सिर्फ वो संगठन जो है, ट्रस्ट जो है, वही चुनेगा दलाई लामा को। अमेरिका ने भी इस बात पर पूरी तरह से सपोर्ट दिया है और इस बात को दोहराया है कि दलाई लामा को चुनने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का है। चीन के लिए ये कितना बड़ा मुद्दा हो जाता है? मतलब सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, टैरिफ वॉर वगैरह तो है ही, बट इट्स अ बिग आइडियोलॉजिकल इशू एंड इसके जियोपॉलिटिकल असर जो हैं वो काफ़ी हैं। कैसे देश इसमें उलझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि चीन एक कम्युनिस्ट नेशन है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, राइट। दिस इज द बिगेस्ट आयरनी कि वो कम्युनिस्ट है लेकिन वो रिलीजियस इशू में दखल दे रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजियस रिचुअल्स पे एकदम एक्सपर्ट हो गई है, जिसको लेके बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को उठाया भी है। अभी समस्या ये है कि ये जो समस्या 95 से ही शुरू हुई है, क्योंकि उस टाइम जो कमेटी बनी थी पंचन लामा को चुनने के लिए, तो उस कमेटी ने जिसको चुना वो बाद में चाइनीज़ सरकार को पता चला कि वो कमेटी दलाई लामा से कांटेक्ट में थी। तो वो जो चुनाव हुआ वो दलाई लामा ने चुनाव किया था। तो इसके चलते जो भी वो सिलेक्शन कमेटी में थे सबको उन्होंने अरेस्ट किया और वहीं पे वो गोल्डन अर्न एक वो जो लोटा है तो उसमें से वो जो सिलेक्शन कमेटी शुरू की और वो ये जो ग्यालसेन नोरबू हैं पंचन लामा जो बने हैं अभी, उनका सिलेक्शन गोल्डन ऊन से हुआ। अभी समस्या ये है कि जो अभी जो दलाई लामा है उनका सिलेक्शन तो उससे नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये 14वें दलाई लामा है, आज तक वो ऊन का इस्तेमाल 2 या 3 बार हुआ है। तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि जब तक वो ऊन में से किसी को निकालेंगे नहीं तब तक वो दलाई लामा बनेंगे नहीं। तो बहुत सारे जो विरोधाभास हैं चाइना के स्टेटमेंट में वो मौजूद हैं। मुख्य समस्या ये है कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। अगर अगला दलाई लामा भी मतलब चीन के बाहर ही होते हैं तो वो जो अभी हुआ क्या है कि तिब्बतन बुद्धिज़्म में 4-5 सेक्ट हैं, अलग अलग सेक्ट के अलग अलग लामा है, लेकिन इस दलाई लामा की वजह से सारे सेक्टों ने मिलके इनको एक तरह से उस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बना दिया है कि अभी दलाई लामा आज सारे तिब्बतन बुद्धिज़्म के सोल लीडर माने जाते हैं। तो अगले दलाई लामा जो होंगे उनके पास भी असीमित पावर होंगे और उनके बराबर करमापा या फिर पंचेन लामा कभी पहुँच नहीं पाएंगे। तो चीन अभी उत्सुक है कि इस दलाई लामा के बाद वो अपना दलाई लामा चुन ले ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर दलाई लामा चीन चुन लेता है, आखिरी सवाल आप दोनों से कि अगर दलाई लामा चीन चुन लेता है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? चीन की जिस तरह की हेजमनी है या आक्रामकता बढ़ी है या इकोनॉमिक हेफ्ट है, वैसे में इस ओर बढ़ रहा है चीन कि वो दबाव बनाकर दलाई लामा का चुनाव खुद करवा ले। देखिए, ये काफ़ी साहजिक है। हमने देखा है कि पंचन लामा के संदर्भ में वो 6 साल का शिशु गायब होता है और चीन कम्युनिस्ट पार्टी एक अपने ही सिलेक्टेड पंचन लामा को उस पद पे बिठाती है और उसके बाद चीन कम्युनिस्ट पार्टी का ये पहल होता है कि उस पंचन लामा को कैसी लेजिटिमेसी मिले। तो लास्ट जो 3 दशक है तो उसी कशिश में कम्युनिस्ट पार्टी लगी हुई है कि उस पंचन लामा को कैसे लेजिटिमेसी मिले। अब आगे जाके ये तो तय नहीं होता कि मतलब हम तो वी आर नॉट फॉर्चून टेलर्स, बट ऐसा हो सकता है कि देयर मे बी 2 दलाई लामास
ओके। हाँ, क्योंकि दलाई लामा ने हिज होलीनेस ने बोला है कि द नेक्स्ट मतलब- दलाई लामा विल बी बोर्न आउटसाइड चाइना। अब चीन अपने स्वीकृति से चुने हुए दलाई लामा को ही दलाई लामा मानेगा। तो अब इससे तो ये चीन होता अलग है दलाई कि लामा मानेगा, एक दलाई हाँ, लामा अपने अलग दलाई लामा Yes. होंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और मुद्दा और ज़्यादा उलझेगा। हाँ हाँ और ये- हाँ। सॉरी, समस्या ये है कि 1995 में ग्याल्त्से नोरबू चाइनीज पंचेन लामा बने। हाँ। 30 साल हो चुके हैं। आज भी तिब्बतन्स उनको पंचेन लामा के रूप में स्वीकार नहीं करते। नहीं करते। चाइना उनको भेजता जरूर है तिब्बत में, उनको मोनास्ट्री में भेजता है, लेकिन उनके प्रति जो लोगों की ऑटोमेटिक श्रद्धा होती है वो नहीं है। अभी भी तिब्बतन से आप अगर बात करें तो अभी वो पुराने पंचेन लामा को ढूंढते हैं। तो वैसे ही अगर चाइना किसी को दलाई लामा के तख्त पर बिठा देता है तो ये गारंटी नहीं है कि तिब्बतन लोग उसको मानना भी शुरू कर देंगे। जी जी, पर तिब्बत जो है वो अभी, चाहे वो ब्रिक्स का संगठन हो या अमेरिका चीन संबंध हो, इसमें कितना बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है कि बन रहा है या बनेगा? देखिए, हाल ही में ORF ने एक सर्वे लॉन्च किया था, फॉरेन पॉलिसी सर्वे। अब आप देखिए, जो देश के युवा है, ये जो सर्वे है ऑलमोस्ट ऑल इंडियन सिटीज़, टायर 1, टायर 2, टायर 3 से लोगों के ओपिनियन जानता है। तो ये उसमें एक मुद्दा उभरा है कि 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, आधी फीसदी ये बोलते हैं कि अगर चीन अपनी मनमानी करके एक दलाई लामा को बिठाता है तो भारत सरकार और अमेरिकी सरकार को मिलजुल के उसे अपोज करना चाहिए। तो ये एक पब्लिक सेंटिमेंट भी बन रहा है, क्योंकि देखिए आप, दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजियस इशू, ये सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है। अब देखिए, ये मुद्दा है विथ रिलेशन टू नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि चाइना एक दलाई लामा को बिठाता है और उससे लेजिटिमेसी गेन करने की पहल करता है, तो उसमें ये बड़ा मुद्दा होता है कि इंडिया में काफ़ी सारे शरणार्थी है, टिबेटन शरणार्थी है। तो अगर वो लोग अपने धार्मिक प्रक्रिया के लिए चाइना के दलाई लामा के तरफ अपना रुख मोड़े, तो इसका इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर हो सकता है? जस्ट दो छोटी चीज़ें। एक तो ये है कि ये दलाई लामा जो है वे मिडिल वे में भरोसा रखते हैं, तो मतलब ये हिंसा के कम्प्लीटली खिलाफ है। तो ये दलाई लामा अगर हट जाते हैं सीन पर से, तो अगला दलाई लामा कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, हिंसा के प्रति उनका भाव कैसा होगा, ये हमें पता नहीं है। और अगर आप देखें, अमेरिका के लिए चाइना एक आइडियोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक कम्पिटिटर है। हमारे लिए चाइना हमारा नेबर है, तो हमारे लिए सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू बन सकता है। और जो भी अभी रैप्रोचमेंट कोऑपरेशन वगैरह शुरू हुआ है, अगर ये ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा है कि इस पे सब कुछ बंद हो सकता है और काफ़ी मतलब चाइना आक्रामक रवैया भी अपना सकता है। तो हमें इसमें थोड़ा समझ बूझ के चलना पड़ेगा। उसके साथ ही हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि दलाई लामा एक नेशनल गेस्ट हैं और पिछले 70-75 सालों से इंडिया में ही हैं। तो उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो मतलब कैसे आबाद रहे, कैसे उनके लोगों को रिलीजियस, कल्चरल वगैरह फ्रीडम रहे, उस पर भी ध्यान तो रखना। भारत के लिए ये एक अगेन यहाँ पर एक संतुलन बनाने की भी बात है कि किस तरह से हम तिब्बत का साथ भी दें जो भारत ने हमेशा दिया है, और इसको किस तरह हम आगे बढ़ें इस मुद्दे को लेकर। और जहाँ तक अमेरिका की बात है या हमने ब्रिक्स की बात की, तो ब्रिक्स एक संगठन के तौर पर, आर्थिक तौर पर आपने बताया कि मजबूत है, इस वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को भी चिंता है इसे लेकर, क्योंकि उसका जो उसकी आर्थिक ताकत है वो बहुत बड़ी है। तो ये जो टैरिफ का युद्ध चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच, वो सिर्फ टैरिफ तक नहीं है, उसमें दूसरे मुद्दे भी हैं, उसमें दलाई लामा जैसा मुद्दा भी शामिल है। तो इस समय एक हम इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल टकराव देख रहे हैं चीन और अमेरिका के बीच में। तो उस पर आखिरी कमेंट आप दोनों का कि ये जो आइडियोलॉजिकल टकराव भी है, ये एक इकोनॉमिक टकराव भी है, और ये टकराव आने वाले दिनों में सुलझाने की ओर बढ़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, या वो एक बारगेन करके देख रहे हैं कि वो कितना पुश कर सकते हैं जो उनका स्टाइल है? देखिए, एक चीज़ इसमें है, अभी तिब्बत में काफ़ी सारे जो रेयर अर्थ्स है, जो दुर्लभ खनिज है, तो उसका मतलब उसके जो माइंस हैं, उसके जो साइट्स हैं वो मिले हैं। अब चीन ये भी सोच सकता है कि ये किस तरीके से लीवरेज करे। तो
और क्योंकि रेयर अर्थ्स जो है वो काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे मास एम्प्लॉयमेंट होती है जी। तो अगर ये बात अमेरिका के सामने रख दी जाए कि देखिए एक तो आपका इकोनॉमी हर्ट होगी और आपकी आइडियोलॉजिकल इश्यूज है तो जाहिर है कि वो कौन सा रुख ले सकते हैं तो वो है। अतुल? ऐसा है, देखिए इस बार के ब्रिक्स समिट से भारत को तो फ़ायदा हुआ है। मतलब अगर आप स्टेटमेंट देख लें तो टेररिज्म भी है, क्रॉस बॉर्डर टेरर सपोर्ट भी है, फाइनेंशियल एक्शन वगैरह भी है। मतलब मोदी जी के जाने से बहुत फ़ायदा हुआ इस बार के। लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि ब्रिक्स एक फोरम है, ऐसे बहुत सारे मिलैटरल और फोरम्स हैं जो कि उभर रहे हैं, और चाइना भी, अमेरिका भी और भारत के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। हमें इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे ये जो ट्रायंगल है ना, यूएस, चाइना और इंडिया का ट्रायंगल, ये धीरे धीरे इकोनॉमिक ट्रायंगल भी बनेगा। तो अब लॉन्ग टर्म में हमें कैसे इसको फॉलो करना है, इसको याद रखना होगा। और उस लॉन्ग टर्म में हमें तिब्बत और दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन को कैसे हैंडल करना पड़ेगा, जो कि चाइना के साथ हमारे संबंध भी ठीक रखे और ज़्यादा मतलब किसी को तकलीफ भी ना हो। इसको ध्यान में रखें। इसको ध्यान में रखते हैं। भारत के लिए चुनौती बाकी जगहों की तरह यहाँ पर भी संतुलन बनाने की है कि आप कैसे बने, और चीन हमारा पड़ोसी है और चीन के साथ सीमा विवाद और जो दूसरे मुद्दे हैं वो अपनी जगह पर बने रहेंगे। हमको पाकिस्तान को भी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारा पड़ोसी है और चीन का ऑल वेदर फ्रेंड या सदाबहार दोस्त जो है वो बना हुआ है। अमेरिका भी समय समय पर उसको पाकिस्तान की ज़रूरत रहती है तो वो भी है। तो भारत के लिए चुनौतियां कई तरफ से हैं यहाँ पर। और जहाँ तक ब्रिक्स की बात है, आप कह रहे हैं कि उससे फ़ायदा हासिल हुआ है, लेकिन जो अमेरिका और चीन का मुद्दा है इसमें ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, लेकिन साथ साथ दलाई लामा का मुद्दा जो चीन के लिए बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है वो भी एक समस्या बनकर इसमें खड़ा हुआ है। धन्यवाद आपका अतुल और कल्पित हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।